नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के खजुराहो में केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की नींव रखी है। ये राष्ट्रीय नदी जोड़ो नीति के तहत पहली परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश के 10 जिलों के 44 लाख और उत्तर प्रदेश के 21 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। ये परियोजना बुंदेलखंड का कायाकल्प करेगी। 25 दिसंबर यानी आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती है। आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास किया। ये अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अटल बिहारी ने करीब 20 साल पहले नदी जोड़ो अभियान की संकल्पना की थी। उन्होंने देश भर की नदियों को जोड़कर बिखरी पड़ी जल राशि के समुचित प्रबंधन का सपना देखा था। उनका सपना था देश भर की नदियां आपस में जुड़ें और जल की एक एक बूंद का उपयोग समाज और राष्ट्र हित के लिए हो। विकसित मध्य प्रदेश बनाने में बुंदेलखंड का रोल अहम होगा। मैं आप सभी को भरोसा देता हूं, डबल इंजन की सरकार इसके लिए ईमानदारी से प्रयास करती रहेगी। इस साथ ही रत्न को आपस में जोड़ और समृद्धि का सपना मूर्त रूप लेगा। केंद्र सरकार से लागत की 90% राशि मिलने के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों को बकाया 5-5% राशि देनी है। मध्य प्रदेश कई नदियों का घर है। यह राज्य छोटी बड़ी सैकड़ों नदियों की विपुल जल राशि से समृद्ध है। प्रदेश की नदियों के आशीर्वाद से यह बहुउद्देशीय परियोजना बुंदेलखंड की जीवन रेखा साबित होगी। पीएम मोदी अपने तीसरे टर्म में इस बहुप्रतीक्षित केन बेतवा परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टेयर, किसको कहते हैं 8.5 लाख गजब, वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी। उद्योग धंधों को पानी मिलेगा। बहरहाल उम्मीद की जा रही है कि सरकार की इस योजना के जरिए राज्य के किसानों और आम लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना के जरिए लोगों का कायाकल्प भी होगा। खैर, सरकार ने योजना को हरी झंडी तो दे दी, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये योजना जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है। स्पेशल डेस्क, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रेम व्यास जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, भूपेन्द्र सुलेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, शरद सिंह कुबरे जी हैं, पर्यावरणविद हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी से पहला सवाल है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, केन बेतवा लिंक परियोजना कब तक मूर्त रूप लेगी और कितना फायदा इसका जनता को मिलेगा? अगर बात करेंगे तो 2015-16 से इस परियोजना पे कार्य प्रारंभ हो गया था और जिस तरह से आज श्रद्धेय अटल जी का जो दिवस है और उसके ऊपर इसका क्रियान्वयन के रूप में सामने आना, मुझे लगता है अल्पकालीन 2027-28 तक का एक टारगेट है। कार्य प्रारंभ हो चुका है। 3 से 4 चरणों में कार्य होगा और 3 से 4 चरणों के दौरान ही इससे आम जनता को लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। जो हमारा आकलन है, लगभग इससे सिंचाई क्षेत्र में जो वृद्धि होगी वो लगभग 8.5 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश की बात करें और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर की जो वहां पर सिंचाई जो क्षेत्र बढ़ेगा। दूसरी बात है कि 65 लाख परिवार जो हमारे अनुसार है, 65 लाख परिवारों में पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भी इस परियोजना का मंजूर होना और धरातल पर आना अति आवश्यक था। दूसरी बात है कि औद्योगिक इकाइयां जो है उसके लिए भी 130 मेगावाट के आसपास हरित ऊर्जा भी निर्माण करने का कार्य इस परियोजना के माध्यम से होगा। तो कुल मिलाकर चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, दोनों राज्यों को इस परियोजना का भरपूर लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है जो अटल जी ने स्वप्न देखा था नदी जोड़ो परियोजना और लगभग 30 नदियों को चिन्हित करा था, प्रथम ये है क्योंकि एक राष्ट्रीय परियोजना है। प्रथम चरण की शुरुआत हो चुकी है, 3 चरणों में कार्य समाप्त होगा और मुझे लगता है कि इससे लाभ होने वाला क्षेत्र अधिकाधिक जनता को लाभ मिलेगा। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भूपेन्द्र सुलेरे जी हैं। भूपेन्द्र जी, नदी जोड़ो योजना को आप कैसे देखते हो? क्या धरातल पर इसकी क्या उम्मीदें हैं? क्या जो 2027-28 की बात बीजेपी कह रही है,
धरातल पर देखने को मिल सकती है योजना? देखिए, भारत में पानी की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ नदियां हैं, लेकिन क्या है, कई जगह नदियों का प्रवाह नहीं है। पानी जैसे मध्य प्रदेश में देखें तो बुंदेलखंड की बहुत बुरी स्थिति रही है जी। और बुंदेलखंड हमेशा पानी से अछूता रहा। मैं खुद ही बुंदेलखंड से हूँ, तो पीने की पानी की दिक्कत तक जाती थी और कृषि पे भी आज कृषि जो आधारित है वो जल पे ही आधारित है जी। कुछ जगह नहर योजना चली लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई और उसके कारण बहुत सी ऐसी दुविधा आई जिसके कारण प्रधानमंत्री जब अटल जी आए तो उनकी 2 योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। एक थी चतुर्भुज योजना और दूसरी थी उनकी नदी जोड़ो योजना, जहाँ पे पानी है उस पानी को दूसरी जगह लेके जाना। और ये केन और बेतवा के जी बीच में जो बन रहा है 221 किलोमीटर का जो परिक्षेत्र आएगा, इस परिक्षेत्र से निश्चित रूप से बहुत फायदा होगा। सबसे महत्वपूर्ण तो देखिए 10 जिले मध्य प्रदेश के हैं और लगभग महोबा, बांदा, ललितपुर और झांसी, ये 4 जो बड़े संभाग हैं, 2 तो उसमें संभाग ही हैं और जिले हैं। तो जिस तरह से वहाँ पे 4 जगह इनका बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा कि वहाँ पे हमने देखा है कि बिजली और वहाँ का किसान बहुत कमज़ोर है। किसान के पास 20-20, 30-30 बीघा ज़मीन रहती थी, लेकिन वो खुद ही अपने लिए उत्पादन नहीं कर पाता था। ये जो इस संसाधन से ये बढ़ेगा, उससे फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, बिजली की परियोजनाएं चलेंगी, 103 मेगावाट है और सौर ऊर्जा का भी उन्होंने कुछ 63 मेगावाट का रखा है, उससे भी होगा। और महत्वपूर्ण बात आपको एक और बता दें, वहाँ का व्यक्ति पलायन करता था, बड़े शहरों में जाता था, दिल्ली वगैरह में, और छोटा किसान तो कुछ कर ही नहीं पाता था और बड़ा किसान भी गिरते रहता था। तो इससे क्या होगा, पलायन रुकेगा और जो बड़े बड़े शहरों में लोग जाते थे रोजगार के लिए, वो जाना बंद होगा, क्योंकि उनको अपनी ही ज़मीन में, छोटी ज़मीन में अब जब पानी आ जाता है तो पानी से तो क्या होता है, फसल बिल्कुल वरदान हो जाती है और उसका उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा, जिसके कारण कई बहुगामी प्रभाव पड़ेंगे। दूसरी बात, ये महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए भी है क्योंकि सोमा अटल जी का राजनीति से कई फायदे लिए जाएंगे, क्योंकि सोमी उनकी जयंती है और वो हिंदी बेल्ट के नेता थे और अटल जी का एक बड़ा प्रभाव यहाँ मध्य प्रदेश से इससे जुड़ाव भी रहा, तो ये एक राजनीति संदेश भी है। दूसरी बात, मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊँ, ये 44,000 करोड़ की योजना है और 3 चरणों में इसको पूरी होना है। तो सरकार की इच्छा शक्ति भी है, सरकार चाहती है कि हर चीज़ पे पानी पहुँचे और ये हमने अभी देखा था कि 11 दिसंबर को उन्होंने कालीगंगा और राजस्थान से इससे नदी जोड़े का संकल्प किया था और यही सी तारतम्य में आज इन्होंने केन और बेतवा किया है। तो राजनीति तो ज़रूर है क्योंकि पार्टी करती है, लेकिन इससे लाखों करोड़ों जनता को प्रभाव पड़ेगा और इससे क्या होगा, संसाधन में बढ़ोतरी होगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी और जीडीपी भी महत्वपूर्ण ग्रोथ होगी। तो जो अपनी जो कल्पना है सरकार की और जो सहभागिता लोगों की रहेगी, तो उससे बहुत धन प्राप्त होगा ये योजना। लेकिन लिमिटेशन टाइम पे अगर ये योजना और भी पूरी होगी तो और ही अच्छा रिजल्ट और परिणाम आएंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ शरद सिंह कुमरे जी हैं, पर्यावरणविद हैं। शरद जी, केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर लगातार प्रचार प्रसार भी हो रहा है और सरकार पूरी तैयारी से धरातल पर उतारने की कोशिश में। पर्यावरण को कितना फायदा होगा इससे, योजना का आने से, धरातल पर उतारने से? पर्यावरण के लिहाज से देखें तो जो नदियों का जो लिंक, जो इंटरलिंक जो वो है, वो सक्सेसफुल नहीं है। वह कई विशेषज्ञों से हमारी बात हुई जी, तो उन्होंने यही कहा कि ये सक्सेसफुल नहीं है और पर्यावरण के खिलाफ जो है चीज़ें जाके, प्रकृति के खिलाफ जाके कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ है। निश्चित रूप से अभी जो तुरंत इनको, जैसे अभी जो पत्रकार महोदय ने बताया कि कुछ लाभ होंगे, परंतु पर्यावरण की दृष्टि से सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि दुनिया में और भी देश हैं, वहाँ पर जैसे चीन ने वो किया है तो वहाँ पर भी उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो 22 गांव हैं पन्ना जिले के और छतरपुर के, बिजावर क्षेत्र के, जो आदिवासी लोग हैं, वो लगातार प्रधानमंत्री जी से मिलने का कोशिश कर रहे थे पर उनसे मिलने नहीं दिया गया। फिर उन्होंने खून से भी चिट्ठी लिखा था। क्योंकि मैं बक्सवा जंगल बचाने के आंदोलन में मैं गया था, छतरपुर और बिजावर क्षेत्र में घूमा हूँ, तो उन गाँव में भी मैं गया था, तो वहाँ के लोग सहमत नहीं हैं और फर्जी तरीके से जो ग्राम सभाओं का वो अनुशंसा और अनुमोदन दिखाया गया है, ऐसा मुझे पता चला है। तो ये सब चीज़ें
मतलब जो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है, पारदर्शी तरीके से, क्योंकि कुछ लोगों को तकलीफ दे के कुछ लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। और जो पर्यावरण का है वहाँ पर 46 लाख पेड़ कटने हैं जी। और जो पन्ना टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्र है वो डूब क्षेत्र में आएगा तो पूरी जो जैव विविधता है वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है जो पन्ना टाइगर रिजर्व का इसमें आने वाला है। तो इससे पर्यावरण को देर सवेर लॉस होगा। और यदि वहाँ का निराकरण यदि इन्हें करना है पानी का, तो वहाँ पर क्या है कि मैंने देखा है कि एक पाषाणकालीन सभ्यता है, जैसे आप भीमबेटका है, ये करीब 12,000 साल पुराना है, उसी तरह से वहाँ पर हमें एक तरह से पाषाणकालीन सभ्यता मिली है। मतलब कई जगह ऐसे भीमबेटका से जो प्राचीन है, जो 22 से 40,000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं। तो वहाँ पर एक तो उनको तो एक तो विश्व धरोहर घोषित करना चाहिए, उससे एक वहाँ पर पर्यटक आएंगे। आपने बताया कि नदी जोड़ना मतलब सक्सेस नहीं हो पाता, कुछ स्थिति सही नहीं रहती नदियों को जोड़ने की। क्या जो नदियां सूखी अगर उनमें पानी जाता है तो क्या गलत है? उसके नहीं तो किनारे जो बसाट वाले लोग हैं उसका फायदा उनको मिलेगा। देखिए, पुराने जो बावड़ी हैं जी, तालाब हैं, जहाँ पानी के स्रोत थे जो चंदेलकालीन जो समय के बने हुए हैं, उनको तो जिंदा करते पहले, क्रमिक होता ना धीरे धीरे। तो आप जैसे अभी पानी का जो है, अभी जो कंक्रीट के पूरे जंगल बने तो पानी इतना तेजी से बह रहा है कि मतलब आप समझिए कि दौड़ते हुए पानी को चलना और चलते हुए पानी को रुकना सिखाना है। ये कंसेप्ट में यदि काम करेंगे तो पर्यावरण को लाभ होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर पानी जा नहीं रहा है ना। तो आप ये सोचें कि इसका विकेंद्रीकरण हो, अपने अपने हिस्से का सभी लोग यदि पानी रोकेंगे सभी गाँव में, तो पृथ्वी मेन लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा जो भारत में जो है पानी का जो घटता जो अनुपात है वो दुनिया के दूसरे देशों से ज़्यादा है। दूसरी जगह 3 सेंटीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर का है। तो इसमें जो नीचे का जो पानी अंदर जा रहा है ना, ग्राउंड का वाटर, तो जैसे हम लोग बचत बैंक में पैसा जमा करते हैं अपने भविष्य के लिए और उसको छेड़ते नहीं है समझदार लोग, परंतु यहाँ पर हम लोग जो पृथ्वी के जो है पानी है उसको हम उपयोग कर रहे हैं और बहुत नीचे जा रहा है वो। तो ये यदि खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहाँ से लाएंगे पानी? तो मेन हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का पानी पृथ्वी के अंदर बचत बैंक में डालें। इस तरह से होना चाहिए ताकि हर क्षेत्र में पानी का वो स्तर बढ़ेगा तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, उससे समस्या का निदान होगा। अभी पानी नहीं रुक रहा है, अभी तो पानी सीधा बह रहा है, तो उस पर वर्क ही नहीं कर रही है गवर्नमेंट। इवन सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगे थे तो वहाँ की जो कमेटी है उसने वो किया था, विशेषज्ञ कमेटी ने, तो उसने बिल्कुल मना किया है कि ये अवैज्ञानिक है ये प्रोजेक्ट। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। इवन इसमें ओपन डिस्कशन होना चाहिए, बड़े जो वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए, मतलब उदारता से, क्योंकि प्रोजेक्ट देश का है ना, तो देश की जो जनता है उसको धोखा नहीं देना चाहिए। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, इतना लंबा समय हो गया इस प्रोजेक्ट को, अटका कहाँ रहा ये प्रोजेक्ट? और जैसा कि अभी अपने पर्यावरणविद भी बता रहे हैं 40 लाख पेड़ कटने की बात वो कह रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर जब भी कोई परियोजना आती है तो उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू होता है और एक नकारात्मक पहलू होता है। सकारात्मक पहलू पर हम चर्चा कर चुके हैं कि लगभग 10 जिले की बात हो या 8.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई क्षेत्र बढ़ने की बात हो, 65 लाख लोगों तक पेयजल पहुंचने की बात हो, स्थानीय आत्मनिर्भरता की बात हो, पलायन रुकने की बात हो, औद्योगिक इकाइयों को जल और बिजली दोनों की आपूर्ति की भाग हो। अब दूसरी बात है कि लगभग 2016 और 17 और दूसरा ये जो पूरी नदी है ये लगभग 292 किलोमीटर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना जी में बहती है और कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है, जिसका प्रयोग आजादी के बाद से अभी तक नहीं किया गया। इसीलिए परियोजना बनी और परियोजना को मंजूरी मिली 2016-17 में। सैद्धांतिक मंजूरी के लिए लगभग 6 सालों तक ये रुकी रही और सैद्धांतिक मंजूरी पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मंजूरी मिलने के बाद 2021 में, अगर सही हो तो 2021 में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में समझौता हुआ और उसके बाद कैबिनेट में मंजूरी मिली। तो एक लंबा अंतराल रहा है और निश्चित रूप से सभी सैद्धांतिक मंजूरियां और जो मुख्य चीजें आती जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व को लेके, तो उसके लिए योजना बनाई है। दोधन बांध को लेके 77 मीटर की ऊंचाई रखी जाएगी, लगभग 2.25 किलोमीटर की लंबाई और 2 टनल्स का निर्माण। और उसके बाद में जो आर्द्र भूमि को लेके या नदियों के जल कम होने को लेके, तो निश्चित रूप से सभी विषयों की लगभग 6 से 7 बैठकें हुई है
और पर्यावरणविदों के साथ में भी बैठक हुई है और लगभग साइंटिस्ट के साथ भी बैठक हुई है। और जो इस तरह की परियोजना मुझे लगता है पेरियार और ऐसी 2 या 3 परियोजना पूर्व में आ चुकी है और उसको सफलता भी अर्जित हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि सभी बातों पर वृहद चर्चा करने के पश्चात ही इस परियोजना को रूपांतरण जो है भूमि स्तर पर लाया गया है। और मुझे लगता है इससे निश्चित रूप से लाभ भी होगा, जो हानि हो सकती है उसको लेकर भी चल रहे हैं और उसको लेकर भी कार्य योजनाएं बनाई चुकी, इसलिए 3 चरणों में कार्य पूर्ण होगा। प्रथम चरण के बाद आकलन किया जाएगा, द्वितीय चरण के बाद आकलन किया जाएगा और अंतिम चरण जो लाभ प्रदर्शित करेगा उसके पूर्व में भी आकलन किया जाएगा। इसीलिए 2016 से लेकर अभी तक 6 साल का इंतजार हो, या लगभग 6 बैठकें हो और उसके बाद में मूर्त रूप देने की बात हो। तो मुझे लगता है सभी विषयों पर बात करने के बाद बृहद चर्चा के पश्चात इसको लागू किया गया। प्रेम व्यासी, कई योजना हैं जो ऐसी हैं जो धरातल पर उतरने में उनको काफी वक्त लग जाता है, जो समय सीमा रहती है उनकी उस समय सीमा में पूरी नहीं हो पाती। अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या पॉलिसी है सरकार की? देखिए, सरकार प्रदत्त है सभी योजनाओं को समय पर लाने का। और मैं आपका अरुण जी ध्यान लाना चाहूंगा कि जो 80 के दशक की परियोजनाएं थी उसको भी इन 10 सालों में पूरा करा गया। मैं बता भी देता हूं, सरयू नदी परियोजना जिसका शिलान्यास 4 दशक पहले हुआ था वो अभी पूरी हुई। सरदार सरोवर परियोजना 60 के दशक में उसका शिलान्यास हुआ, 2017 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूर्ण किया गया। कृष्णा कोयना परियोजना महाराष्ट्र की 80 के दशक में प्रारंभ हुई, 2014 में उसको पूर्ण किया गया। अटल टनल का शिलान्यास 2002 में हुआ था, 2014 में ऐसी एक लंबी फेहरिस्त है, चाहे वो IITs की बात हो, जम्मू एम्स की बात हो, संबलपुर की बात हो, ट्रिची एयरपोर्ट्स की बात हो। तो हमने प्रयास करा है कि तय सीमा के अंतराल में ही हम उस कार्य को पूर्ण करें। और कार्य को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, टेक्नोलॉजी से प्रेरणा लेने की बात हो, 1-to-1 मीटिंग्स की बात हो या सीधे संवाद की बात हो। तो इन तीनों चीजों के साथ में जब कार्य किया गया तो ऐसी लगभग 20 से 30 परियोजना थी जो लगभग 40 वर्षों और 50 वर्षों से अधूरी थी, उसको भी संपूर्णता प्रदान की गई है। इसलिए हम आशान्वित है कि जिस गति से हम कार्य करते हैं निश्चित रूप से तय समय में इसको पूर्ण करेंगे। 40 लाख पेड़ कटने की बात पर्यावरणविद कह रहे थे। अगर वो 40 लाख पेड़ कटेंगे तो क्या सरकार उसके एवज में नए पेड़ लगाएगी, नए पौधे अंकुरित कराएगी? देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि सैद्धांतिक मंजूरी मिलने में 6 साल लगे। 6 साल में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन, इन सभी विषयों पर वृहद चर्चा की गई और इसके वैकल्पिक मार्गों को भी प्रशस्त किया गया। उसके पश्चात इस परियोजना को मंजूर की। तो हम आशान्वित है, जो वैकल्पिक मार्ग तय किए गए हैं इसीलिए इतना लंबा समय लगा है। 5 बैठकों में निर्णय ना हो पाया, 6ठी बैठक लगी, 6ठी बैठक के बाद निर्णय हुआ और निश्चित रूप से सभी विषयों पर ध्यान रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। भूपेंद्र जी, जो पन्ना टाइगर रिजर्व की बात यहाँ हो रही थी कि पन्ना टाइगर रिजर्व पर इसका असर पड़ेगा, वहाँ स्थिति सही नहीं रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, नदी की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसका जल की, वो अलग होती है। पर्यावरण जी इस बात से मैं सहमत हूँ जी। उसके जो जीव जंतु होते हैं और उनके लिए जब दूसरे नदी से जब समागम होता है तो उससे वो जीव जंतु को प्रभावित होते हैं। लेकिन उस चीज़ का कोई ना कोई वैज्ञानिक तरीका निकाला जाएगा और निकलेगा, मेरे मानना है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि उनकी जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जल की और उस प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है और जो उसके नदी में जो मछलियाँ या और भी जो जैविक चीज़ें रहती हैं वो उनमें प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। अब रही टाइगर रिजर्व की, तो सरकार इसके बारे में 2.5 लाख लोग प्रतिवर्ष वहाँ आते हैं। अब ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और दूसरी बात आपको ये भी बता दें कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड की जो पुरातत्व धरोहर है जो खजुराहो की है, वो तो 10 विश्व की 10 धरोहरों में पुरातत्व में शामिल है। तो वहाँ ज़्यादा सरकार का फोकस होगा। और दूसरी बात, इतनी बड़ी योजनाएं बिना NGT के, उसके बिना पर्यावरण से NOC के नहीं होती हैं। हाँ, कुछ प्रभाव होते हैं, जैसे पेड़ों का है तो पेड़ों के लिए सरकार पेड़ उस तरह से लगाएगी। दूसरी बात, इसका सॉल्यूशन भी देखेगी और जो उसका जब इनका दोनों का मिलन होगा नदियों का, तो उसमें जो जल भराव आएगा, जो पृथ्वी जलगमन हो जाएगी उस क्षेत्र में, जैसे टाइगर रिजर्व ये पन्ना वाला भी है, तो उसमें कुछ व्यवस्था सरकार करेगी या उनके जो पशु विशेषज्ञ होंगे, पर्यावरण विशेषज्ञ होंगे, उन्होंने कुछ योजना उसमें होगी और उसको हम डीपली देखेंगे तो उसको संरक्षण
संरक्षण देंगे, और संरक्षण सरकार नहीं देगी तो फिर तो क्या है, अगर इस तरह से योजनाएं नहीं होगी तो फिर तो वो योजनाओं को कोई मतलब ही नहीं, इतना पैसा लगाने से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसकी कोई आगे गतिविधि होगी, और इसमें उसको भी जो डूब क्षेत्र में आएगा, जो क्षेत्र आएगा उसको लिए कुछ ना कुछ उपाय किए गए होंगे, उस क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा। और लंबा एरिया है ये, तो इसमें फ़ायदे मुझे लगता है कि ज़्यादा हैं। और आप वहाँ की स्थितियाँ देखें, पीने का पानी नहीं है, देश की आज़ादी के 77 वर्ष हो गए हैं। कई ऐसे जिले भी हैं जो सूखा ग्रसित हैं, जहाँ सूखे की मार बहुत ज़्यादा हर है। बार झेल रही है। आपको बताएं, इतनी है कि एक एक एकड़ में 5-5 बोरे गेहूं निकल रहा है। बताइए, आप पानी से चाहिए नहीं, और वही जो हो जाती तो वो 25 कुंटल निकलने लगता है, 30 कुंटल निकलने लगता है। आप बताइए ना किस तरह से क्रांति। तो पानी का ये भी एक फैक्ट है कि वहाँ की जो जैविक प्रवृत्ति होती है उनकी, तो वो भी उस जीव जंतुओं को उसके अनुरूप रहेगा, तो वो भी हमको नुकसान देखना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उसके लिए हमको कोई ना कोई योजना तो वैज्ञानिक लोगों को बनानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ उसने आज इतनी विज्ञान आगे हो गई, कुछ ना कुछ होगा। मेरा तो ये मानना है जी। जी बिल्कुल, पर्यावरण विद हमारे साथ शरद जी। शरद जी, जिस तरीके से देखा जाए, नदियों की अपने पानी की अलग प्रवृत्ति होती है, जीव जंतुओं की अलग प्रवृत्ति होती है। अगर वो पानी मिलता है जी, आप कह रहे हैं उससे नुकसान भी होगा, जो जलीय जीव है उनको नुकसान होगा। अलग अलग नदियों का अलग अलग तासीर होता है। और ये मतलब इससे मैं बता रहा हूँ कि आई एम नॉट साइंटिस्ट जी। पर बहुत सारे जो विद्वान हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे मेरी बात हुई। अब किन विशेषज्ञों ने इनको गवर्नमेंट को सहमति दी वो अलग विषय है, ये लोकतांत्रिक नहीं है, हमें नहीं मालूम है। परंतु मैं ये बोल रहा हूँ कि देश की परियोजना है और हम भी चाहते हैं कि जनता को और जैव विविधता को फायदा हो, तो इसके लिए स्थायी निराकरण होना चाहिए। मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था जनता के फायदे के लिए, क्योंकि कई प्रदेश के ऐसे कई जिले हैं, 10 से 11 जिले, जहाँ पर पानी की बड़ी किल्लत रहती थी जी। उन लोगों को पानी मिल जाएगा। नहीं, तो मेरा स्थायी निराकरण की दिशा में यही है कि हम छोटे छोटे जो हमारे पानी के स्रोत हैं उनको तो हम पहले करें। मतलब जो अभी 6 साल से क्या प्रयास हुए हैं वो तो हमें नहीं मालूम है ना। और ये हमेशा होता रहा है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो कोई योजना को लागू करना चाहती है तो एन के एन प्रकरण उसको तो लागू करा देते हैं, कागजी रूप से वो सब फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं। अब आप बताइए कि आज जो पर्यावरण मंत्रालय है या जो जैव विविधता जो विभाग है वो मतलब कैसे, मतलब आज गवर्नमेंट को मना कर सकते हैं। आज जो सिस्टम है, जो चाहते हैं सरकार तो करवा लेते हैं। अब ये तो वक्त बताएगा कि इससे जैसे कितना लाभ होगा। मेरा जहाँ तक मानना, कई नदियाँ ऐसी जो गर्मियों में सूख जाती हैं, उनमें पानी नहीं रहता, लेकिन ऐसे में वो मछली रहती हैं, वो मर जाती हैं क्योंकि पानी सूख जाता है, गड्ढे में रह जाता है, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाता है उन नदियों में। ऐसे में अगर उन नदियों में पानी बहेगा तो फिर क्या दिक्कत रहेगी? इसको देखिए, दुनिया में सक्सेसफुल नहीं है ये चीज़। यदि इतने विकसित देश हैं वो लोग भी इसको सक्सेस कर लेते हैं। इसके मतलब पर्यावरण देखिए, जो नदी है ये एक जिंदा तंत्र है, उसका एक तासीर होता है। हम लोग यदि प्रकृति के अनुकूल यदि चीज़ें करें तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देगी। हम बोल रहे हैं कि अपने अपने हिस्से का पानी सब लोग पृथ्वी के नीचे क्यों नहीं उतार रहे हैं, उस पर क्यों बात नहीं हो रही। पानी का लेवल नीचे क्यों जा रहा है? दुनिया में जो 3 सेंटीमीटर पानी का घटता लेवल है पृथ्वी का, वो भारत में 4 सेंटीमीटर है। इस पर क्यों नहीं विचार कर रहे हैं? और जो पुराने जो चंदेलकालीन हमारे जो बावड़ी हैं, तालाब हैं, उनको क्यों जीवित नहीं कर रहे हैं? तो इन चीज़ों पर भी तो होना चाहिए ना। पहले प्रथम दृष्टि में उसको करना था। यदि उससे सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक पैरेलल एक नदी का पानी को कंट्रोल करने के लिए वो करें, दूसरी नदी से जोड़ने की बजाय। सर जी, अपने पन्ना टाइगर रिजर्व की बात कही तो प्रेम व्यास जी ने बताया वहाँ एक टनल बनाया गया और ऊंचा टनल होगा, जिससे वहाँ के जलीय वहाँ जो जीव जंतु हैं, जो जानवर हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। जैव विविधता बहुत, आपको अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। वहाँ का मेरे ख्याल से 70% जो है जंगल पन्ना टाइगर रिजर्व का है। अब उनका एक टेरिटरी होता है, उनका एक जैव विविधता का वो होता है, उनका घर तो उजड़ जाएगा ना, वो बेजुबान जानवर कहाँ जाएंगे। तो मैं इस किसी भी लोक कल्याणकारी परियोजना का विरोधी नहीं है। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आने वाला अंदेशा है और हम चाह रहे हैं कि सब लोग अपने अपने गांव में पानी रोकने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब पानी का लेवल में भारत की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो पूरी हमारी जो नदियाँ हैं, पूरे 31 नदियाँ हैं, दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियाँ हैं, उनमें से भारत की 21 नदियाँ हैं। इस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो ऑलरेडी जो नदियाँ जिंदा हैं उनको साफ करने की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा बजट है, उस पर एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ दाल में काला है। तो इस चीज़ पर बात होना चाहिए, क्योंकि जो नदियां हैं उनको साफ करने की बात ही नहीं। आज हमारा नर्मदा नदी भी हम डायरेक्ट पानी नहीं पी पा रहे हैं,
जो यहाँ का भोपाल का ही बड़ा तालाब ले लो, हम बिना डायरेक्ट पानी कहाँ पी पा रहे हैं उसको आप ट्रीट करके ही पी सकते हैं। पहले तो नदियों से डायरेक्ट पानी पीते थे, इतना साफ था। तो आप जो है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारी जो ऑलरेडी नदियाँ, आप दुनिया की 31 नदियाँ सबसे प्रदूषित हैं, उनमें से भारत की 21 नदियाँ हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। अभी नया प्रोजेक्ट हो गया, अभी सक्सेस होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है, परंतु यदि सक्सेसफुल नहीं होगा तो कितना धन की बर्बादी होगी और पर्यावरण को बहुत लॉस होगा। क्योंकि इसका हम स्थायी निराकरण इस पर खोजें कि हम लोग छोटे छोटे जो स्रोत हैं पानी के, उनको तो पहले हम करें ना प्रथम चरण में। तो उस पर तो हमने कुछ किया ही नहीं है पानी रोकने के लिए। मैं स्वयं गया हूँ उस क्षेत्र में, और मैं कोई विरोधी नहीं हूँ कि अच्छी योजनाएं आती हैं, गवर्नमेंट का होना चाहिए, परंतु हमको जो चिंता है कि वो लॉन्ग टर्म में क्या होने वाला हमें लग रहा है। क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी विशेषज्ञ जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने सहमति नहीं दी है। तो आप इस पर तो खुला डिबेट होना चाहिए ना, ये बहुत बड़ा विषय है। अच्छे जो पक्ष विपक्ष के वैज्ञानिक को बुलाएं, सब पब्लिक के सामने रखें पारदर्शिता तरीके से। इतना सोशल मीडिया और सब चीजें हमारा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इतना सब जुड़ा हुआ है, पूरा दुनिया से ही जुड़े हैं। तो जो विकसित देश हैं वो वहाँ पर कहाँ सक्सेसफुल हुआ है, चीन ने किया था, वहाँ पर पता करें कि क्या हुआ है। हम बोले कहीं एग्जाम्पल है तो छोटे रूप में उसको करके देखें कि इसमें वास्तव में सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं। और नदियों में पानी खत्म हो रहा है तो उनको छोटे छोटे। रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। हमारे साथ चर्चा के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरे जी जुड़े, शरद सिंह कुमरे जुड़े हमारे साथ पर्यावरणविद। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।